नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें बात करेंगे चीन की। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। चीन ने बना ली दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, भारत को घेरने की पूरी तैयारी। देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल, सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में 83,883 नए केस। भारतीय सेना पर नजर रखेगा नेपाल। लिपुलेख में तैनात की बटालियन, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा नेपाल और पाकिस्तान। चीन से तनाव जारी, आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे लेह दौरे पर पहुंचे, तैयारियों का लेंगे जायजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नोटबंदी पर वार, कहा अमीर कारोबारियों को फायदा, गरीब मजदूर पर सबसे बड़ा हमला। यूपी में आज से खुलेंगे बार, दुकानें रात 10 बजे तक खोले जाने की छूट, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी पाबंदी। यूपी में 4 साल के बच्चे को 15 साल के बच्चे ने बनाया हवस का शिकार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। बिहार में अवैध आरा मशीनों पर प्रशासन ने चलाया डंडा, आरा मशीनें मालिकों पर कार्रवाई, अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एमपी सरकार का बड़ा फैसला, दिन में 2 बार ली जाएगी होम आइसोलेशन वालों की जानकारी। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में बात करेंगे चीन की। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। उसने पिछले कुछ सालों में अपनी नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा किया है। साथ ही अब वह भारत को घेरने की पूरी तैयारी में है। एक रिपोर्ट देखिए। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक फौज बना ली है। चीन चाहता है कि वह पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपने नौसैनिक अड्डे बनाए। चीन ने सिर्फ इतना ही नहीं, वह इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपने नौसैनिक अड्डे बनाना चाहता है। भारत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चीन हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा तो सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत ही हैं। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें हर एक पर 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं, जबकि चीन के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसैनिक ताकत काफ़ी कम है। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 उभयचर ट्रांसपोर्ट डॉक, 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 11 डेस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 23 कॉर्वेट्स, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल वेसल, 4 फ्लीट टैंकर समेत कुछ अन्य वाहन हैं। भारत के पास 15 इलेक्ट्रिक डीजल ऑपरेटेड पनडुब्बियां और 2 परमाणु पनडुब्बियां ही हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन भारत के चारों तरफ मौजूद करीब 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन का लक्ष्य अगले कुछ सालों में अपने परमाणु हथियारों की संख्या भी दुगुनी करने की है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2020 को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपा। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये संभावित चीनी ठिकाने जिबूती में चीनी सैन्य अड्डे के अलावा हैं, जिनका उद्देश्य नौसेना, वायुसेना और जमीनी बल के कार्यों को और मजबूती प्रदान करना है। चीन की सेना अपने सैन्य अड्डों के नेटवर्क के जरिए अमेरिकी मिलिट्री अभियानों में हस्तक्षेप कर सकता है। चीन तेजी से अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में लगा है। चीन ने नामीबिया, वनुआतू और सोलोमन द्वीप पर पहले से ही अपना कब्जा जमा रखा है। यहाँ पर भी वह अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है।
चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास अभी करीब 200 परमाणु हथियार हैं, लेकिन आने वाले समय में जमीन, पनडुब्बियां और बम वर्षकों से दागी जाने वाली मिसाइलों के जखीरे में वह इजाफा कर रहा है। अभी उसके पास परमाणु वाहक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जिसका विकास चीन कर रहा है। अगले 10 सालों में चीन अपनी परमाणु शक्ति को दुगुना कर लेगा, यानी उसके पास दोगुना परमाणु हथियार होंगे। अमेरिका ने पहली बार चीन के हथियारों की संख्या सार्वजनिक की है। साथ ही चिंता भी जताई है कि हथियारों की संख्या के साथ साथ चिंता का विषय यह भी है चीन का परमाणु विकास किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पेंटागन ने कहा कि चीन विकास के लिए वैश्विक परिवहन और व्यापार संबंधों का विस्तार करने और अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए एक सीमा, एक सड़क का सहारा लेता है। पेंटागन ने चीनी सेना की सालाना रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई है कि चीन वैश्विक सुपर पावर बनने के लिए ऐसा कर रहा है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी तुलिका सिंह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 38 लाख के पार हो गया। 24 घंटे में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 नए मरीज मिले। इसके पहले 29 अगस्त को सबसे ज्यादा 78,000 मरीज मिले थे। बुधवार को 1,043 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 38,93,407 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 8,15,538 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 67,370 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक 29,70,490 लोग इस वायरस के संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना भारत की तुलना में काफी कम बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोरोना मरीज की सबसे ज्यादा मौत इन्हीं दोनों देशों में हो रही है। अमेरिका, ब्राजील में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 40,899 केस हुए, जबकि 1,067 मौतें, और ब्राजील में 48,632 केस हैं, जबकि 1,218 मौतें हो चुकी हैं। इस हफ्ते से देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एक्टिव केस रोज 1.5% की औसत से बढ़कर 76,431 हो गए हैं। ये अभी अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या में एकाएक 1.11% का इजाफा परेशानी की बात है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,70,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.75% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 21% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 77% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहाँ अब तक 63 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 48,000 मामले आए हैं। हालांकि इन दिनों दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। भारत के सभी पड़ोसी देश लगातार परेशान कर रहे हैं। चीन के साथ लगातार तनाव की स्थिति तो बनी ही है, बीच बीच में पाकिस्तान और नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब नेपाल ने ऐसी हरकत की है जो विवाद का विषय बनता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ महीनों से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिंधारा को लेकर विवाद चल रहा है। नेपाल के पास लिपुलेख ऐसा इलाका है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। अब नेपाल ने इस इलाके में सेना की पूरी बटालियन तैनात कर दी है। इस बटालियन को आदेश दिया गया है कि यह लिपुलेख भारतीय सेना की होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार के गृह मंत्रालय ने
सेना को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मद्देनजर लिपुलेख सीमा की सख्त निगरानी जरूरी है। इसके बाद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 44वीं बटालियन यहां तैनात की गई। लिपुलेख में नेपाल की नहीं, चीन की भी 150 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के जवान भी तैनात हैं। चीन ने पिछले महीने ही इन जवानों को यहां तैनात किया था। लिपुलेख से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पाला नाम का इलाका है। यहाँ भी चीन के सैनिक मौजूद हैं। भारत ने लिपुलेख में 17,000 फीट पर बेहतरीन सड़क बनाई है। सड़क बनाते समय नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन इसके बाद भारत और नेपाल के बीच इसी मुद्दे पर बयानबाजी और तनाव शुरू हो गया। इसमें चीन नेपाल का साथ दे रहा है। नेपाल ने लिपुलेख पर न सिर्फ दावा किया बल्कि एक नया नक्शा भी जारी कर दिया। इसमें लिपुलेख को भी शामिल किया गया। भारत ने इस पर विरोध जताया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव के बीच नेपाल भी कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल भी बीच बीच में चीन की भाषा बोलने लगता है। चीन लिपुलेख में मानसरोवर झील के किनारे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए निर्माण कार्य करवा रहा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चीन यहां पर किस तरह की मिसाइल तैनात करेगा, लेकिन यह इलाका भारतीय सीमा से बहुत दूर नहीं है, इसलिए खतरा तो है। लिपुलेख पास से ही भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। पिछले दिनों यह मामला तब चर्चा में आया जब नेपाल ने यहां पर भारत द्वारा बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क पर आपत्ति की थी। चीन ने हाल ही में लिपुलेख के आसपास अपने 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया था, क्योंकि चीन नेपाल को दिखाना चाहता है कि वह उसके साथ है। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे आज अचानक 2 दिवसीय लेह दौरे पर पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय दौरे में जनरल नरवणे सेना के कई बड़े अधिकारियों से रणनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ MM नरवणे आज अचानक 2 दिवसीय लेह दौरे पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, दक्षिण पैंगोंग त्सो झील इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने असफल करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। सेना सूत्रों के अनुसार टॉप कमांडर पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के बारे में आर्मी चीफ को बताएंगे। 2 दिवसीय दौरे में जनरल नरवणे सेना के कई बड़े अधिकारियों से रणनीतिक हालात पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, चीन और भारत के बीच कई दौर की सैन्य बातचीत के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के फायरिंग रेंज में हैं। आपको बता दें, मई में LAC पर चीन की हरकतों के बाद से ही भारत ने लेह से लेकर लद्दाख पर सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। 29-30 अगस्त की मध्य रात्रि में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण किनारे चीनी सेना घुसपैठ की नापाक हरकत की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया था। यही नहीं, भारतीय जवान इस इलाके के कुछ ऊंचाई वाली चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सूत्रों की माने तो आर्मी चीफ नरवणे दक्षिण पैंगोंग इलाके में चीन की हरकत की जानकारी लेंगे और चीनी जवानों को पीछे खदेड़ने वाले भारत के वीर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। लेह में भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने चीन के साथ ताजा विवाद के बाद अपनी म्यांमार की होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में आए GDP के आंकड़ों के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से हमला तेज कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गिरी मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला करना जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान और मजदूर पर आक्रमण था। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल ने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दोनों का जवाब नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला। आपका पैसा घरों से निकालकर उसका प्रयोग अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। राहुल बोले कि इसका दूसरा मकसद था वो जमीन साफ करने का था।
देश का असंगठित क्षेत्र कैश पर काम करता है। नोटबंदी से कैशलेस इंडिया चाहते थे। अगर ऐसा होता तो ये क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी वजह से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारियों को इससे नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि छोटे कारोबारी बिना कैश के नहीं जी सकते। हमें नोटबंदी के इस आक्रमण को पहचानना होगा और देश को इसके खिलाफ लड़ना होगा। राहुल गांधी ने इससे पहले 31 अगस्त को इस सीरीज का पहला हिस्सा जारी किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जानबूझकर असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगी हुई है। राहुल ने अपने वीडियो में कहा था, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इनमें नोटबंदी, गलत जीएसटी, लॉकडाउन से ऐसा हुआ है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ। राज्यों से आज। कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी जगह हैं जहां सरकार ने अभी भी पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इसी बीच यूपी सरकार ने एक बड़ी छूट दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी सरकार ने सप्ताह में 2 दिन की बंदी को हटाकर जहां 1 दिन कर दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज से बार भी खुलेंगे। इस संबंध में सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के हिसाब से 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी और आगे उसके लिए जो भी गाइडलाइन आएगी, इसके बाद से दुकानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। आबकारी अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के मुताबिक 24 मार्च से ही शराब की दुकानों को बंद किया गया था। बाद में लॉकडाउन 2 में शराब की फुटकर और थोक दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया था। अभी तक बार की फुटकर और थोक की दुकान बंद चल रही थी, लेकिन अब ये दुकानें तय समय से रात 10 बजे तक खोली जाएंगी। सभी जिला आबकारी अधिकारियों और संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इस संबंध में मौखिक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस गाइडलाइन का अनुपालन प्रदेश की आबकारी विभाग भी करेगा। न्यूज डेस्क IBN भारत। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मानो उनके जहन में कानून का भय बिल्कुल समाप्त हो गया हो। आए दिन हत्या व रेप के मामले सामने आते हैं और ये अपराधी पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते नजर आते हैं। यूपी में बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर एक 4 साल के मासूम बच्चे को एक 14 से 15 साल का बच्चा अमरूद देने के बहाने से खेत में बुला ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बीत जाने के बाद जब बच्चा खेलकर अपने घर नहीं पहुंचा तो मां बच्चे को ढूंढने निकली और जब पीड़ित की मां अपने बच्चे को खोजते हुए एक खेत में जा पहुंची, तब उसने अपने बच्चे को बेहोशी की हालत में पाया। परिजनों ने बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए बच्चे को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़ित के परिजनों ने मोतीपुर थाने में न्याय की गुहार लगाई है। तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा का कहना रहा कि मामला थाना मोतीपुर क्षेत्र के अंतर्गत का है। 4 साल के बच्चे के साथ गलत हरकत हुई है। आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे के साथ गलत काम करी से टोला का लौटा। पूरी बात बताओ। गलत कार की से घर से बुला के लेके गया अमरूद के कारण गन्ना माली है जो लगा वहाँ पर हम जब रहन ने तो पता कि मगर ब्लेड बहुत ज़्यादा गिरा, हम लोग का देखा तो भाग ही लड़का रोता। अच्छा, आप कहाँ आई हो? आप कहाँ आई हो? बहराइच आए। अच्छा, ये क्या बोला थी? सन 2016 10 दिसंबर की जन्म। बच्चे की उम्र कितनी है? सन 2016 10 दिसंबर की जन्म है। अच्छा, तो कै साल का है? ये 10 दिसंबर का अब 4 साल के पूरा हुई है। तो ये लड़का कहाँ रहा था जो करी से? वो हमारे पड़ोस में रहा था टोला के लड़का। थाना मोतीपुर क्षेत्र में कल एक नाबालिग के साथ एक नाबालिग के द्वारा अप्राकृतिक मैथुन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। इस संबंध में
सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नाबालिग को भी अप्रीहेंड किया गया है और अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिहार में बेतिया जिले के गंडक पार प्रखंडों में चल रही अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई के लिए वन विभाग अब सक्रिय नजर आने लगा है, जिसके तहत डीएफओ बगहा के एसडीएम और रेंजर की संयुक्त टीम ने अवैध आरा मशीनों पर छापेमारी कर मौके से भारी मात्रा में लकड़ियों को भी जब्त किया है। और एक रिपोर्ट में देखिए। गंडक पार के प्रखंडों में डीएफओ संजीव रंजन द्वारा की गई छापेमारी से सभी अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई आरा मशीन मालिक भागते देखे गए तो वहीं डीएफओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 6 आरा मशीनों को जेसीबी से उखाड़ते हुए लाखों रुपए की लकड़ियों को भी जब्त किया गया है और मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक ट्रैक्टर और एक बोलेरो को भी जब्त किया गया है। पुलिस के सहयोग से आज हमने यहाँ छापेमारी और 6 आरा मिल को ध्वस्त कर दिया है। इसमें लाखों की लकड़ियों को हम सीज कर रहे हैं और जो भी 6 इस आरा मशीन के मालिक हैं उनके ऊपर एफआईआर होगा और इस पर केस चलेगा। हमें जो सूचना मिली है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से के गांव के लोगों के द्वारा यह आरा मशीन चलाया जा रहा है और अभी जब उन्हें सूचना मिली तो वो भाग चुके थे, तो उन्हें गिरफ्तार करने की भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित व संदिग्धों की देखभाल के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जहां से होम आइसोलेशन व होम क्वारंटाइन वाले हर व्यक्ति की निगरानी की जा सकेगी। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना तांडव मचा रखा है और दुनिया भर के लोग इसको मात देने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाए जाने का बड़ा फैसला लिया, जिसके माध्यम से होम क्वारंटाइन लोगों के दिन में कम से कम 2 बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों के लिए निर्देश दिए हैं कि अधिकारी देखें कि वहां प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं और वे मनमानी फीस की वसूली न कर पाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल के पास सभी संसाधन और मेडिकल सुविधा उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ समन्वय कर कोरोना के इलाज के संबंध में उनके पास उपलब्ध संसाधनों और मेडिकल सुविधाओं की जानकारी लें। बैठक में बताया गया कि कोरोना के एक्टिव प्रकरणों में तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश देश में 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 14,000 के पार है। न्यूज़ डेस्क IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।